जी, जी सर। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत कर देता हूँ। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रश्न के लिए सुचि शर्मा जी की तरफ जाना चाहूँगा। मैं उनसे एक बहुत ही सामान्य-सा प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो नवोदित रचनाकार हैं, उनको किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी लेखन को स्टार्ट करते समय या शुरू करते समय से पहले उनको किन विषयों को ज़्यादा पहले समझना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रणाम करती हूँ काव्यमय के इस मंच को, तापस जी के इस विचार, इस संकल्प, इस जज्बे को, और सभी आदरणीय जो यहाँ पर उपस्थित हैं, साहित्य के साधना में लगे हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम है। अच्छा अवसर आज ये मिला है बहुत। देखिए, विशेषज्ञ कहना तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं और आपने इस मंच के लिए यहाँ हमें आमंत्रित किया, तो ये गौरव की बात है हमारे लिए। आवाज मेरी आ रही है तापस जी? जी, 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 बिल्कुल आ रही है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मेरे ख्याल से ये सबसे पहला प्रश्न इस रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक भी है कि हर व्यक्ति, हर साहित्यकार कभी ना कभी नवोदित ही होता है। भले ही हो सकता है किसी को ये कला ईश्वर की ओर से मिली हो, गॉड गिफ्ट हो, या कोई प्रेरित होकर के कहीं से रचनाएं लिखना प्रारंभ करता है, या फिर कोई शौकिया ऐसे लिखना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ भी अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना, अच्छा सोचना, ये सबसे पहला सोपान है। यदि हमारे भीतर, क्योंकि हर बात हमारे विचारों से प्रेरित होती है, यहाँ जो हमारे मस्तिष्क में तरंगे हैं, जो विचार हैं, किसी भी वस्तु को, दृश्य को, घटना को, परिस्थिति को, किसी भी चीज को लेकर के जो मन में हमारे एक पहला फुरना उठता है, और फिर जी। उसको हम कविता के रूप में बांधना चाहते हैं। गद्य के रूप में किसी भी बात को कहना बहुत सरल है, लेकिन कविता के क्षेत्र में जब हम अपनी कलम उठाते हैं, तो हमें अपने सोच को अच्छा बनाना पड़ता है। उसके पश्चात हमें, हमारे पास में एक अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। हम तुकांत शब्दों का एक अच्छा खासा हमारे पास में एक पिटारा होना चाहिए कि हम उस लय को अपनी अच्छा बना सके। क्योंकि यूं तो नई कविता लिखी जा रही है, तुकांत भी बहुत लिख रहे हैं और बहुत बहुत प्रभावशाली भी वो कहीं कहीं पर होता है। कहीं कहीं तुकांत कविता इतनी हृदय स्पर्शी नहीं हो पाती जितनी तुकांत हो जाती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक अच्छा तथ्य यदि हमारे पास होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, सुउद्देश्यता, उद्देश्य हमारे भीतर में होगा, तो जरूर वो पढ़ने वालों के और श्रोताओं के मन पर एक इफेक्ट डालेगा। एक समसामयिक जो बातें होती हैं, जो घटनाएं हैं, परिस्थिति हैं, उनका ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो चीजें भी जाकर के सीधा पाठक के, श्रोता के मन पर एक इफेक्ट करती हैं। और शेष तो देखिए सबका अपना अपना एक स्वाभाविक होता है, एक ओरिजिनल जो उसका विचार होता है, ओरिजिनल जो उसका तरीका होता है, ओरिजिनल जो उसकी एक अनुभूति होती है। तो बहुत हमने, हर चीज की आवश्यकता है, शैली भी हमारी अच्छी हो, सरलता भी हमारे भीतर हो, गंभीर से गंभीर बात को भी हम सरलता से कह सकते हैं, और सरल से सरल बात को भी क्लिष्ट बना सकते हैं। तो पहले पहले हम यदि सरलता के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, सरलता को हम अपनी लेखनी में शामिल करेंगे, तो मेरे विचार से वो हमारे अपने लिए भी, आत्मसंतुष्टि के लिए भी, और अदर सबके लिए भी, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उनको भी अंदर में इफेक्ट करेंगी चीजें। और एक लगता है कि एक तारतम्यता बहुत लोगों का फेसबुक पर आजकल पढ़ने को मिलता है, सब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे कहीं कहीं पर तारतम्यता की कमी होती है। पर्सनली जो मुझे कई बार लगती है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसके लिए हम उपमान, उसके लिए प्रतीक, उसके लिए हम कौन से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन से शब्द हम ले रहे हैं। तो शब्दों का चयन, भाषा शैली हमारी, ये भी एक बहुत मायने रखती है कि भाषा ऐसी हो। अभी उस दिन किसी का मैं सुन रही थी, तो उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया था कि कोई कोई कहने वाला कैसे बात कहता है कि उसमें कोई लक्ष्य नहीं सधता, कोई बात उसमें नहीं पहुंचती है, केवल शब्दों का जैसे एक जाल होता है, उलझाव होता है, तो उसे सिर्फ वाणी का विलास ही कहा जाएगा। भाई हमने संतुष्टि कर ली कि हमने कविता की है। तो वो लाइन बता रहे थे कि घोर तिमिर के गहन अंधकार में, तो सच में सुन करके लगा कि इसमें एक ही शब्द को, हालांकि ये भी एक शिल्प की विशेषता हो सकती है, किंतु मेन बात है कि वो बात हमारी जो बताना चाह रहे हैं, वो हमारी बात वहां तक पहुंचे।
जी अभी बहुत अच्छा कितना डा और डा का अंतर अभी प्रसून जी ने प्रस्तुत किया, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय, और वो वास्तव में एक अबोध बच्चे की तरह मन ने सुना और वहां तक पहुंचा कि कितनी सरलता से उन्होंने इन शब्दों के, इन वर्णों के अंतर को स्पष्ट कर दिया। तो ये बात है मेन, हमारी पहुंच। हमने बहुत सारे उसमें रस शामिल कर लिए, बहुत हमने छंद भी शामिल कर लिए, लेकिन तारतम्यता नहीं बनी। एक लाइन में कुछ और बात है, दूसरी में कुछ और बात है, तीसरी में कुछ और बात है, तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ना उससे हमें कोई उपलब्धि होगी, ना सुनने और पढ़ने वालों को कोई उपलब्धि होगी। तो मेरे विचार से जो तारतम्यता है वो हमारे शिल्प में अवश्य शामिल होनी चाहिए। और अपने से बड़ों से, अपने से वरिष्ठ जनों से हमेशा सीखने का प्रयास रखना चाहिए। हमेशा हम हर एक को देखिए, जैसे हर एक को मैं एक स्त्री हूं और स्त्री के हृदय की बात को लेकर के ही आगे बढ़ूंगी कि जैसे हर एक को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, वो काला हो, वो छोटा हो, वो नाटा हो, वो कैसी भी उसके अंदर कमियां हो, लेकिन वो उसको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हर एक को अपनी कविता, अपने गीत, अपनी रचना बहुत अच्छी लगती है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि टूटा फूटा भी यदि लिखते हैं तो वो हमें लगता भी मैंने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जब हम एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, हमारा संपर्क अन्य लोगों से होता है, अन्य कवियों से होता है, तो हमें अपने अंदर में गुण ग्राहक दृष्टि की बहुत आवश्यकता होती है कि हम सबकी रचनाओं से, सबके तरीकों से, सबके विषयों से हम कुछ गुण उठा सकें। यदि हमारे अंदर गुण ग्राहक दृष्टि है तो हमारे पास एक शब्दों का, विचारों का, शिल्प का, शैली का एक अच्छा खासा समायोजन हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। और फिर कविता करने में, रचना करने में, वो चाहे फिर किसी भी विधा में हो, तो हमें बहुत सरलता होगी। और मुख्य होता है कि भाई सबसे पहले हमारे मन में कहीं एक पंक्ति आती है, उस एक पंक्ति को ही हमें आगे बढ़ा करके अपनी कविता का सृजन करना होता है। तो एक उदाहरण मैं छोटा सा दूंगी। जी स्वागत। मान लीजिए, हाँ, हमारे मन में एक शब्द, एक पंक्ति आ गई कि दे दो इतना अधिकार प्रिय, बस एक पंक्ति आई, दे दो इतना अधिकार प्रिय। तो अब हमें इसके तुकान, पा जाऊं तेरा प्यार प्रिय, महके मेरा संसार प्रिय, तुम आ जाओ एक बार प्रिय, इन्हें हम कहीं भी आगे पीछे कोई भी पंक्ति करके हम एक कविता का सृजन कर सकते हैं। और जब एक एक अंतरा, एक पद में जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसका कोई थीम हमारे सामने निकल कर आता है, तो फिर ऑटोमेटिकली अंदर से हमारे मन में प्रेरणा मिलती है, स्वयं ही हमें अपनी रचना से प्रेरणा मिलती है, और फिर हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो हम नवोदित रचनाकार जो भी हैं, हमें सबसे पहले बड़ों से अपने सीखने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक हम जो, जिनके भी हम कहते हैं ना भाई हम फैन हैं उन कवियों के, तो उन कवियों की शैली, उन कवियों का विचार, उन कवियों का तरीका, उनकी रचनाएं, उनको हम भीतर में गुनगुनाएं, उस लय पर आधारित करके हम अपने नए शब्दों का सृजन करें। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नवोदित रचनाकार एक अच्छे अग्रिम पथ पर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत है। बहुत मतलब महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हमें मिली, और इससे जो हम समझ पाए कि ये कि सबसे पहले तो सही शब्दों का चयन, सही बात को किस तरह से आप कह रहे हो उसको कहने का ढंग, इन चीजों पर विशेषकर युवा रचनाकारों को ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही उसको जो कि जिस तरह से वो लिखना चाहते हैं, जिस विधा में लिखना चाहते हैं, उससे संबंधित जो रचनाकार हैं, जो अच्छी रचनाएं हैं या फिर जो अच्छा साहित्य है, उसको अधिक से अधिक वो पढ़ें ताकि उसमें उसको गहराई से वो समझ सकें। क्या आजकल जो नवोदित रचनाकार हैं उनके लिए शिल्प में लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या उनको पहले अपने लेखन पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। और दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बनावट है, एक बुनावट है, एक दिल है तो एक धड़कन है। है ना? तो बिना घी और चीनी के जैसे एक अच्छा हलवा नहीं बन सकता है, ऐसे ही दोनों चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेखन भी और शिल्प भी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि शब्द हमारे पास में बहुत सारे पर्याय होते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। विचार को भी हम परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, पर शिल्प हमारी रचना की पहचान है। शिल्प जैसे कि कोई भी कविता ही नहीं, किसी भी सृजन के लिए शिल्प तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। भाई एक कोई इमारत होती है,
उसका भी हम जो पहचान होती है वो शिल्प से ही होती है, कि कौन सा शिल्प है, एक मंदिर का, एक मस्जिद का, एक गुरुद्वारे का, और एक अपने रेजिडेंस का, रहने वाले घर का। उसकी पहचान एक शिल्प से ही होती है। और शिल्प के बहुत सारे तत्व हैं, उसके अंदर तथ्य भी आ जाता है, लय भी आ जाती है। हमारे मेरी पुस्तक काव्य की जो गंतव्य की ओर प्रकाशित है, उसी में हमारे धामपुर से डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल जी ने लिखा था। वो पंक्तियां मेरे को बहुत अच्छी हमेशा याद रहती है, श्यामानंद सरस्वती जी के अनुसार, कि कविता में अनिवार्य है कथ्य शिल्प लय छंद, ज्यों गुलाब के फूल में रूप रंग रस गंध। जी तो हर चीज की अपनी महत्ता है ना। तो सारा कुछ मिलकर के ताना बाना वो हमारे शिल्प का निर्माण करता है, जी शिल्प कहलाता है। उसमें रस की अपनी वैल्यू है, अलंकार की अपनी वैल्यू है, उपमानों की अपनी महत्ता है, और लेखन पर पकड़ भी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स, अभी मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी कि बहुत सुंदर सुंदर शब्द हमने उसमें प्रयोग कर लिए, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन उसके अंदर उद्देश्य, लक्ष्य या उस लेखन पे हमारी पकड़ ही नहीं है, तो क्या होगा, वो घोड़े हमारे दाएं बाएं दौड़ जाएंगे। तो उन जी सबको पकड़ पकड़ जब तक हमारी नहीं होगी अपने विचारों पर, तो लेखन भी अच्छा नहीं होगा। तो पकड़ हमारी बहुत जरूरी है। और दोनों चीजों का समायोजन, जैसे कि एक कपड़े की बनावट होती है तो एक ताना और एक बाना साथ चलते हैं। कोई चित्र हम बनाते हैं तो स्केच की और फिर उसके अंदर रंग की, दोनों की बहुत महत्ता है। तो इसी तरह से हमें लेखन की पकड़ और शिल्प दोनों पर ही ध्यान देना होगा, तभी एक अच्छी रचना। यूं संतोषजनक तो कोई हमारी लय के माध्यम से बहुत अच्छी रचना होगी, कहीं पर हमने बहुत सुंदर श्रृंगार का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, वो कहीं मिलता जुलता उससे कोई होगा तो उसके विचारों से जाके टकराएगा तो उसको वो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वास्तव में जो पूर्ण रचना एक कही जाती है वो तभी सामने आएगी जब पकड़, एक जैसे कहते हैं ना कि एक तीर हमने कमान पर अपने साधा है, लेकिन जब तक उसका लक्ष्य सही नहीं होगा तब तक वो कहीं पहुंचेगा नहीं, जी हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें हासिल करना है। जी जी तो इसलिए दोनों ही चीजों की बहुत महत्ता है, दोनों ही चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी इस विषय में मैं इतना ही कहूंगी कि अनुभूति का विषय है कविता। जी तो अनुभूति हर एक की अपनी होती है, लेकिन दूसरे के सम्मुख जो लाती है वो लाती है अभिव्यक्ति। कभी भी अनुभूति बहुत अच्छी है, लेकिन अभिव्यक्ति पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और अभिव्यक्ति के भीतर ये दोनों बातें आती हैं कि हमारी शब्दों पर पकड़ कैसी है, विषय पर पकड़ कैसी है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात दूसरे के हृदय तक पहुंचती है। जैसे कई बार हम लोग बात करते हुए कहते हैं, एक समय में एक बार मैंने ये पंक्ति पढ़ी थी, एक बार मैंने ये रचना पढ़ी थी, तो उस समय हमें उसके उपमान प्रतीक उस समय वो ध्यान नहीं रहते, लेकिन उसके अंदर जो लेखक की पकड़ होती है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो जी इसलिए उस पर ध्यान देना मेरे विचार से ज्यादा अच्छा है। और जब पकड़ हमारी अच्छी होती है तो ये तो हमारी कविता का मान बढ़ाने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अपने आप जैसे शामिल होते चले जाते हैं। जब एक जी जी लक्ष्य हम अच्छा आगे लेकर के बढ़ते हैं, अनुभूति हमारी अच्छी उच्च कोटि की अनुभूति होती है। मान लीजिए जी आध्यात्म की कोई बात हम करने चले हैं, तो आप जी आध्यात्म की बात करेंगे तो उसके अंदर जो शब्दों का सृजन होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा भक्ति भावपूर्ण होगा। उसके अंदर जो भी हम भाव डालेंगे वो हमारे मन के जो भाव होंगे उसके अनुसार हमारे शब्द आएंगे। लेकिन पहले हमारी पकड़ अच्छी हो जाए। जैसे जी कि एक अंदर में एक भाव आता है, एक लाइन हमारे मन में आती है और हम आध्यात्म की दृष्टि से कुछ भी एक समर्पण का भाव लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो भाव हमारा समर्पण है। समर्पण पे हमारी अगर पकड़ है, एक उद्देश्य है हमारा, तो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि तेरे कांधे पर सर रखकर ही मुझको आराम मिलेगा, तेरे कांधे पर सर रखकर ही मुझको आराम मिलेगा, एक अनछुई चाहत को जब तू हाथों में थाम मिलेगा, और दीप सैकड़ों जल उठेंगे सांसों में वंशी गूंजेगी, दीप पूरा सैकड़ों जल उठेंगे सांसों में वंशी गूंजेगी, जैसे राम सिया ने पाए या राधा को श्याम मिलेगा, शाम मिलेगा जैसे वाह राम सिया ने पाए या राधा को श्याम बहुत मिलेगा। सुंदर तो ये मैं इसलिए बहुत नहीं सुंदर बताना चाह रही हूँ, ये मुझे इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये जब मैंने एक विषय केवल एक समर्पण भाव एक लिया, उसमें मैं एक भी शब्द मेरे को कहीं काटने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एज जी इट इज मेरे वर्ड्स कैसे आगे बढ़ते चले गए। तो अंदर में हमारी जो विषय पर पकड़ होगी तो मेरे विचार से शब्द हमारे भीतर में ऑटोमेटिकली, शिल्प हमारे भीतर में एक अच्छा जी आता चला जाए।
बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कही है। और अगला प्रश्न मेरा कि मैम, जो नए रचनाकार हैं, लिखने वाले हैं, उनको कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्दों को अक्सर उनसे जूझना पड़ता है, जैसे दोहा, कुंडली, हाइकू और मुक्तक। हाइकू एक नई चीज आई है आजकल, बहुत सुनने में आ रहा है। तो ये क्या है, इनमें क्या मतलब महत्वपूर्ण अंतर है, और इन सबके लिखने की अलग अलग तकनीक अगर कुछ है तो वो क्या है, एक दूसरे से कैसे भिन्न है? छंद वास्तव में एक विशेषता है, छंद कोई अनिवार्यता नहीं है कविता की। तो दोहा और क्या आपने बोला, कुंडली, हाइकू, हाइकू। हाँ कुंडली, मुक्तक। तो जो मोटी मोटी जानकारी है इसके बारे में वो यही है कि दोहा 4 चरण का एक छंद है। उसमें 13, 11, 13, 11 मात्राओं, मात्रिक छंद है ये। तो 4 चरण है इसके। तो पहले चरण जैसे जीवन है अनमोल है, रखना इसे संभाल, जीवन धन है प्रेम ही, प्रेम बिना कंगाल। तो इसमें ये 4 चरण हैं। जीवन है अनमोल है एक चरण, रखना इसे संभाल दूसरा चरण, जीवन धन है प्रेम ही तीसरा चरण, और प्रेम बिना कंगाल चौथा चरण। तो पहले में 13 मात्रा, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और फिर चौथे में 11। 13 11 13 11 का ये एक समायोजन है। तो ये दोहा बन जाता है, दो पंक्तियों का होता है। और कुंडलियां, एक दोहा और 2 रोला। रोला दोहे का विपरीत होता है जहां तक मैं समझती हूँ। दोहा में 13 11 13 11 और रोला में 11 13 11 13 मात्राएं आती हैं, वो भी मात्रिक है। तो ये मिलकर के एक कुंडली बन जाता है। और कुंडली में एक और नाम के अनुरूप जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में उस समय समझा कि कुंडली मतलब जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, जहां से शुरू होता है वहीं समाप्त होता है। तो जहां से कुंडली, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, वहीं जाकर के उसी शब्द पर ये समाप्त होता है। और जो दोहा के अंतिम चरण में, चौथे चरण में जो शब्द आते हैं, रोला के प्रथम चरण की शुरुआत वहां से होती है। तो बहुत सारी कुंडलियों के उदाहरण हैं। और एक उदाहरण मैंने नोट भी किया था, याद तो ऐसे नहीं रह पाता है। कुंडली का एक उदाहरण, गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं, सभी हम सब पढ़ते भी हैं, सबने विद्यार्थी काल में अपने पढ़ी है। और बहुत ही मतलब एक पॉपुलर भी है ये, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दोहा में हमारे 4 चरण हो जाते हैं, लेकिन कुंडली में हम इसे 2 चरणों को एक गिनते हैं। यानी कि दोहे की 2 पंक्तियां 2 चरण, और फिर रोले की 4 पंक्तियां 4 और चरण। तो ये 6 चरण का एक छंद बन जाता है। वैसे हम कुछ भी लिखते हैं, ये एक अलग बात है, कुछ भी लिखते हैं वो कोई ना कोई छंद अवश्य होता है जी। अब वो मात्रिक है, वार्णिक है, उसका कोई नाम हुआ है, उसका नामकरण किया है, नहीं किया है, तो वो एक अलग बात है। वो कोई ना कोई छंद तो वो अवश्य है। तो ये कुंडली, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो ये दोहा है, पर ये कुंडली के 2 चरण हैं। जग में होत हंसाए, अभी दोहे का अंतिम चरण हमारे रोले का प्रथम चरण बन जाता है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन ना आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरहि न टारे, और खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो जहां बिना विचारे जो करे उसे बात शुरू हुई थी, वही बिना विचारे पर ये जा करके समाप्त हो जाती है। तो जैसे कुंडली मार के जहां से शुरू हुआ ऐसे गोल घूम के वहीं आ जाता है, नाम ही इसका ऐसा अपने अर्थ को प्रकट करता है। तो ये कुंडलियां, बहुत सारे कवियों ने पूरे पूरे सृजन, पूरी पूरे संकलन, पूरी पूरी अपनी कृतियां कुंडलियों में लिखी है। तो उसमें मात्राओं का गिनना, मात्रा भार, ये सब, तो ये एक मात्रिक छंद है। और एक नया शब्द हम सुनते हैं आजकल, हाइकू। हाँ हाइकू, हाँ मैंने भी एक रचना हाइकू में अपनी लिखी है। 1-2 रचनाएं लिखी है हाइकू में, तो उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। हाँ हाइकू, वैसे तो ये जो प्रारंभिक इसका है, ये एक जापानी विधा, मैंने भी कहीं से ये नॉलेज ली थी कि जापानी विधा ये एक प्रारंभ में थी। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, बहुत कम शब्दों में बड़ी बात को कहना, मतलब बीच में इसके जो एक कनेक्शंस होते हैं वो नहीं है। और बहुत बड़ी बात को भी हम छोटे से शब्दों में केवल 3 पंक्तियों में हाइकू कह देता है। और ये एक वर्णिक छंद है। हिंदी में मेरे विचार से शिखरणी इसका नाम है, शिखरणी छंद। तो ये 5 वर्ण इसमें प्रारंभ में 5 7 5 का क्रम होता है। पहली पंक्ति में 5, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर 5। और उन तीनों में ये अपनी एक बात, एक कथ्य पूरा कर देता है। तो ये हाइकू इसको कहा जाता है।
और आजकल ये उसका बहुत कोई उदाहरण मिल प्रचलित। सकता है, कोई उदाहरण आप दे सकते मैं हैं इसका? अपनी ही पुस्तक में से आपको एक उदाहरण देती हूँ। वैसे तो पूरी जी रचना मेरी इसमें है, एक हाइकू साथ चलो ना, तो दो तीन जी इसका मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जी इसमें आप ध्यान देंगे तो हर एक जगह पर पहली पंक्ति में 5, दूसरी में 7 और फिर तीसरी में फिर 5। जी पता नहीं क्यों दूर गगन तक उड़ जाने का, ये एक बात है, एक हाइकू है। चांद सितारों की उस धरती से जुड़ जाने का, ये दूसरा हाइकू है। देख विविध आकार मनोहर, देख विविध, पहली पंक्ति, आकार मनोहर श्वेत सलोने, रचे प्रकृति ने रुई के सुंदर खेल खिलौने। जी कभी मैं सोचूं मेला शायद लगा है वहां पर, या प्रदर्शनी सजा के बैठा कोई है जादूगर। तो ये इसी वाह तरह से 5 7 5 का, और भी ये आगे है पर समय का ध्यान रखते हुए, तो 5 जी 7 5 के क्रम से ये हाइकू लिखा जाता है। और बहुत छोटा जी छोटा सा अच्छा लगता है लिखने में, जैसे लगता है ना कोई जी ज्यादा जुड़ाव नहीं करना है, ज्यादा जी बहुत जी सारे शब्दों को हमें इसमें ढूंढना नहीं है, बहुत कम शब्दों में एक कभी कभी बहुत गहरी बात हाइकू में जी हम कह देते हैं। तो ये जी जी आजकल काफी प्रचलित है। मैं भी बहुत सारे कवियों का हाइकू में भी आजकल निगाह में मेरी आ जाता है, पढ़ती हूँ और अच्छा भी लगता है। जी ज्यादा जी मन को बुद्धि को लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, जी तो सरल सा सुबोध सा एक ये सृजन है। तो ये जी है, जी समय बहुत तेजी से भाग रहा है, करने के लिए बातें बहुत सारी हैं। लेकिन और अभी बहुत काली अच्छा जी चल रहा है, बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं सबसे, बातें सुन जी करके बहुत अच्छा लग रहा है और जी पुरानी समय जैसे वो ताजा हो जी रही है। जी